हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं। हमारे किसी यूज़र ने ये कमेंट किया था कि सर हमें अकाउंट्स की 11th क्लास की भी सेम जो है वो वीडियो आप बना दीजिए। तो मैंने आज ही देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अकाउंटेंसी का जो है उसी की एक वीडियो बना लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उस बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर आप क्या वर्ड ट्यूटोरियल्स पे पढ़ाते हैं। मैंने हाँ बेटा उसी पे पढ़ा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, और उसके अलावा और भी जगह है बट अभी फिलहाल उस वाले एरिया में वर्ड ट्यूटोरियल्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंसी जो है ना इसको देखने जा रहे हैं। देखिए अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 100 मार्क्स है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये पेपर थोड़ा सा पुराना है आपका, क्योंकि अभी आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अभी 100 मार्क्स का देखा है तो श्योर कि ये पेपर जो है वो काफी पुराना है। बट हमको उससे पुराने या नए से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि सर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपको ये पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है which basis of accounting is recognized under the Companies Act 1956। क्या कहता है ये कि सर कौन सा बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है आपका। देखिए अगर हम बात करते हैं बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 में, ओके कंपनीज एक्ट 1956 में दो तरह के जो बेसिस होते हैं ना अकाउंट आपके दो बेसिस पे बनते हैं। एक होता है सर कैश बेसिस पे और दूसरा होता है आपका एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे ठीक है। तो जो कैश बेसिस होता है ना उसका मीनिंग क्या होता है सर, जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती है ना, जो कैश की ट्रांजैक्शन ओनली कैश की ट्रांजैक्शन होती है ना उसी को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में। एंड एक्रूअल बेसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस जो होती है ना आपकी वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजैक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका एक्रूअल बेसिस जो अकाउंटिंग है ना आपका उसको जो है वो 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसमें चुना गया है आपका। ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपका। देखिए ना स्टेजेस होती है आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की। सर सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सर जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, सब लेजर बनाते हैं। ओके लेजर बनाते हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या होता है सर, लेजर की एक्यूरेसी को जानने के लिए दैट मींस हमने लेजर करेक्टली प्रिपेयर कर लिया है, जो भी अकाउंट्स हमने बनाए थे वो हमारे सही हैं। इस लेजर की एक्यूरेसी को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ओके ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसमें सर, ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका वो स्टेटमेंट होता है लेजर का, जिसमें आपकी जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होता है उसको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में क्या होता है वो पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे जो अकाउंट्स हमने जो प्रिपेयर किए हैं उनकी एक्यूरेसी के बारे में हमको क्या होता है वो पता चल जाता है कि हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वो सही है और गलत है। ओके ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई दो एग्जांपल। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो सिंपल हम बोल सकते हैं वो कोई भी एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को रन करने के लिए किया जाता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर वेजेस पे करी होगी है ना, वेजेस पे करी होगी। सर परचेजेस आप लिए होंगे, परचेजेस आपने परचेज किया होगा। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो जाएंगे आपके, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। या उसके अलावा आपने आपका रिपेयर पे कोई खर्चा किया होगा या फिर आपके और आगे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। वैसे हम देखते हैं खर्चे आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है, एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपका बिजनेस को रन करने के लिए किया जाता है। ओके अभी ना इस पेपर में क्या करेंगे, देखो सारा क्वेश्चन तो अभी एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है ना जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर देंगे इस वीडियो में ना करके उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो जो है ना नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे, जिससे कि दो पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक ही पार्ट में करेंगे तो वैसे भी बोरियत हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो देखने का मन भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे अभी हम इसके दो पार्ट बना लेंगे, जो भी बड़े-बड़े क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर जो आपके सिंपल छोटे-छोटे क्वेश्चंस है उसको हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रोप्राइटर। देखिए प्रोप्राइटर जो टर्म होती है ना, प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, इसका मीनिंग क्या होता है सर, प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या होता है जो ऑनर होता है ना, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालता है, द अकाउंटेंट हैज अकाउंटेड इट एज अ सेल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज ही करेक्ट इन द अकाउंटिंग। बिल्कुल गलत, यहाँ पर वो अकाउंटिंग गलत कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई सेल नहीं हुई है। ठीक है, सेल तो कब होता है जब वो आगे किसी को सोल्ड करके उसको रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, बट यहाँ पर सेल्स तो हुई नहीं है, तो उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है पैसा, ड्राइंग कर ली है पर्सनल यूज के लिए, तो इसको कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है वो रॉन्ग है। ओके फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं,
डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। देखिए कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस की, एक्रूअल बेसिस पे जब हम कैश बेसिस की बात करते हैं तो इसमें इसमें रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जो कैश ट्रांजैक्शंस, और एक्रूअल क्या होता है आपका, रिकॉर्ड बोथ कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया था। ओके, तो जो एक्रूअल बेसिस होता है, अगर हम बात करते हैं कैश किसके लिए सर, वो जो आपका जो इसको ना जो कंपनीज एक्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, अच्छा ये दो पॉइंट बोलता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। देखिए रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कितना इसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं। तो सर रिलायबिलिटी के बेसिस पे देखें तो एक्रूअल जो है ना वो ज्यादा सही होता है अगर रिलायबिलिटी के बेसिस पे कैश की कंपैरिजन में। अगर हम सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो सर जो कैश बेसिस होता है आपका, कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, वो आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ ये था किसके लिए आपका सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना उनके लिए ये ज्यादा बेटर होता है एनपीओस के लिए। बट जो बिजनेस जो होते हैं वो उनके लिए ज्यादा बेटर ये होता है, बिजनेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपकी कैश क्रेडिट दोनों की होती है, तो उनके लिए आपका कौन सा बेटर होता है, एक्रूअल अकाउंटिंग जो होती है ना वो ज्यादा बेटर होती है। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सेल्स book is posted to the credit side of the sales account in general ledger while individual account of customer is debited by the amount of their respective purchases। देखिए क्या कहता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए बेसिकली सेल्स की जब हम बात करते हैं तो सेल्स हमारे लिए क्या होता है, सेल्स एक तरह से रेवेन्यू है, ओके, और रेवेन्यू हमारी जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं उसको सर, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, अगर रेवेन्यू हमारी डिक्रीज होगी, रेवेन्यू अगर हमारी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये दोनों ही चीजें किसके अकॉर्डिंग है सर, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है आपका, मॉडर्न रूल है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ जर्नल, बेसिकली जो जर्नल के जो मॉडर्न रूल है ना उसके अकॉर्डिंग ये होता है आपका, ठीक है। तो यानी कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर रेवेन्यू डिक्रीज करेगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो क्वेश्चन में आई थिंक यही बोल रहा था, देखते हैं हम क्या बोल रहा था ये। देखिए हमें समझा दिया बिल्कुल। आगे वो कहता है इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव परचेज। अब देखिए सर जब हम बात करते हैं परचेजेस की तो हाँ, अब मान लो कि हमने परचेज किया, एक एंट्री मैं आपके लिए बना देता हूँ। लेट्स सपोज करो क्या किया, किसी कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा है, तो सर किसी कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा है तो उसके लिए तो परचेजेस होगा, बट हमारे लिए तो सेल्स हो जाएगा ना। तो अगर मैं बोलता हूँ आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो एंट्री है इसका मतलब क्या है सर, देखिए ये हो गई हमारी कंपनी, लेट्स सपोज अपनी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ओके, तो और दूसरी XYZ लिमिटेड। अब ये कहता है आपका सर XYZ लिमिटेड ने क्या किया, हमने उसको सामान बेचा है, लेट्स सपोज हमने उसको 10 पेन बेचे, तो सर हमने उसको बेचा ना, तो हमारे लिए तो सेल्स है, हमारे लिए तो सेल्स है, बट इसके लिए क्या है सर, इसके लिए परचेजेस है, परचेजेस है ना। हमने जो बेचा है सर उसने तो खरीदा है ना, तो हमारी बुक्स में तो हम सेल रिकॉर्ड कर देंगे ना। और यहाँ पर XYZ है तो इसका नाम क्या बन जाएगा सर, XYZ टू सेल्स, ये बेसिकली एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर XYZ ने हमसे खरीदा है तो हमारे लिए क्या है सर, वो हमारे लिए डेटर है, क्योंकि हमसे उसने सामान खरीदा तो हमको पेमेंट करेगा। और डेटर अपने आप में एसेट होता है, और सर जब एसेट इंक्रीज करती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, ओके, द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ कस्टमर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव परचेजेस। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों एकदम सही है और इसके रीजन भी बता दिए, दोनों मॉडल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अकाउंटिंग के 3 ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर हम अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो कह सकते हैं
सर हम इसके लिए क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये आपका सबसे पहला होता है आपका टू रिकॉर्ड financial transactions. सर ट्रांजेक्शंस हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? सर अकाउंटिंग करने का सबसे मेन और सबसे बेसिक रीजन होता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शंस करी है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है, सामान खरीदा बेचा है या हमने सैलरी पे करी है, लोन लिया है, उधारी लिया, कुछ भी किया है हमने, तो उसको रिकॉर्ड करना ही क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसका, अकाउंटिंग का। सेकंड पार्ट बोलता है सर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? सर अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं? ओके, टू determine profit and loss of the company। मतलब सर हमारी कंपनी को जो भी फायदा या नुकसान हुआ, देखो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी, अब उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से सर हमको या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, है ना। उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं इसके लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं इस चीज को जानने के लिए कि अल्टीमेटली हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, अब थर्ड की बात करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? Okay, to show the financial position of the company। सर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसको पता करने के लिए, सर इसको हम कैसे पता करेंगे? सर इसको पता करेंगे हम किसके थ्रू? बैलेंस शीट के थ्रू। ओके, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं ना अपने फाइनल अकाउंट कुछ चैप्टर नंबर 18 और 19 वो डिपेंड करता है उसके बुक के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, 23 में और 22 में अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। सर उसमें हमने 3 अकाउंट बनाए थे, सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, एंड लास्ट में हमने बैलेंस शीट बनाई थी। तो उस बैलेंस शीट में हमारे पास जितने भी टोटल एसेट होते थे तो उन सभी एसेट को शो किया जाता था, कितनी लायबिलिटीज है उसको शो किया जाता था, तो हमको ये पता चल जाता था कि कंपनी कहां स्टैंड कर रही है, कितना कंपनी के पास एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है ना, कितना ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, कितनी कैपिटल है हमारी, वो सारी की सारी डिटेल हमको जो है वो बैलेंस शीट से मिल जाती थी। तो इसलिए भी हम बनाते हैं। सर और किस लिए बनाते हैं? ओके, अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं? सर अकाउंटिंग ना एक और इंपॉर्टेंट चीज करता है, वो क्या करता है? टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, दोनों ही यूजर्स के साथ में जो होता है ना वो डेटा जो है ना वो जो अकाउंट्स होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बाहर के लोगों को या जो कंपनी के अंदर भी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी के, उन सभी को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? आपकी यानी अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है। हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और बाकी डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं ना उनके थ्रू वो भी जान सकते हैं कि कंपनी जो है वो कैसा काम करती है। तो ये हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। ओके ठीक है, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। ओके ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब आगे क्या है, ये मेंशन द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है? सर जर्नल सबसे पहले प्रिपेयर होता है, बिल्कुल करेक्ट, और लेजर जो होता है वो उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है। जर्नल सबसे पहले प्रिपेयर होता है, उसके बाद फिर आपका लेजर प्रिपेयर होता है। एंड हम कह सकते हैं आपका ठीक है, एक मिनट, ओके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जर्नल और लेजर के बीच में डिफरेंस जो है वो कर लेते हैं। देखिए एक तरफ लिखते हैं हम जर्नल्स और सेकंड यहां लिखते हैं हम लेजर। ओके ठीक है, जर्नल क्या कहता है आपका? ये आपकी ओरिजिनल एंट्री होती है। ये क्या कहता है आपका? ओरिजिनल एंट्री होती है। जर्नल ओरिजिनल होती है, इसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, और फिर क्या होता है आपका, ये आपका फाइनल एंट्री होती है। ओके इट्स बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। उसके बाद ये ओरिजिनल होगी सबसे पहले होती है, और ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज पे,
ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज पे होता है, सबसे पहले आप ये बनाते हो, देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये क्या होता है आपका सेकंड स्टेज पे बनती है आपकी, ये होती है लेजर जो होता है आपका सेकंड नंबर पे बनाया जाता है, सेकंड स्टेज पे इसको बनाते हो, यानी कि पहले आपने जनरल प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर लेजर प्रिपेयर करते हो। उसके अंदर हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं सर, आपका हम कह सकते हैं आपका रिकॉर्ड्स, ये आपके सारे के सारे रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होता है सर, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती है 1 2 3 4 5 जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती है उसको ये रिकॉर्ड कर जाता है। एंड हम लेजर की बात करते हैं आपके, लेजर की बात करते हैं आपके, तो इसमें क्या करते हैं हम कि पर्टिकुलर अकाउंट जो होता है ना, पर्टिकुलर अकाउंट जो होता है, पर्टिकुलर अकाउंट वो प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे लेजर में क्या किया हमने सारे के सारे एक साथ प्रिपेयर कर दिए सीक्वेंस वाइज। अब उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर अकाउंट होता है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, कैश टू सेल्स हो गया आपका, या फिर वेजेस टू कैश हो गया, अब इसके जो भी पर्टिकुलर अकाउंट होते हैं ना उनको जो है आप इसमें प्रिपेयर करते हो। ओके, ये देखो और हम क्या कर सकते हैं, आपके लेजर जो होते हैं ना ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, आपका ये आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेजर कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होता है आपका, इंडिपेंडेंट विद लेजर, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती है ना उससे आप लेजर ये जनरल बनाते हो, बट लेजर जो होता है ना प्रिपेयर फ्रॉम जनरल। अब देखिए जनरल से हम क्या करते हैं, आपका लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ओके सर, मोहन सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 50,000 at a discount of 5% to GSC company. As per the terms, if GSC made full payment to Mohan and company within a 15 day, it will get a cash discount of 2%, and GSC paid the full amount within the stipulated time. Okay, इसका भी हम क्या कर देते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज निकालते हैं। ओके, क्या कहते हैं एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, Mohan and company sold goods costing 50,000 to 5% trade discount. Okay, sold किया कितने का, 50,000 का at the rate of 5% trade discount to G क्या नाम है कंपनी का, कंपनी का नाम है आपका GSC कंपनी, GSC कंपनी। ओके, और इन्होंने कहा कि अगर विदिन 15 डेज पेमेंट अगर मिल जाएगी, विदिन 15 डेज तो पेमेंट अगर मिल जाएगी तो उनको कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा कितना, ओके 2% कैश डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, 2% सीडी कैश डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। और उन्होंने समय पे पेमेंट जो है वो टाइम पे पेमेंट जो है वो कर दी है। मे गेट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट दैट सी गेट और आल्सो वाज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द नेसेसरी बुक्स ऑफ मोहन। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड वाली एंट्री बनाएंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है, GSC and company account debit to sales account, कितना अमाउंट हो जाएगा सर, 50,000 ना, तो 50,000 बीस से आप माइनस कर दो उसका 5%, तो ये हो जाएगा 2 जीरो गए तो 2500 हो जाएगा, तो 2500 माइनस कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 47,500। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 47,500 और यहाँ पर भी 47,500। अब एक चीज और देखिए सर, हमने जनरेटिव बनाई है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड टू GSC एंड कंपनी, GSC एंड कंपनी। अभी देखिए सर, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, सर GSC को हमने सामान बेचा है तो हमारे लिए वो एक तरह से डेटर हो गया, डेटर हमारा एसेट होता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, तो ये तो एंट्री बन गई आपकी। ओके, अब नेक्स्ट वाली में क्या बोलता है सर, नेक्स्ट की पेमेंट रिसीव वाली एंट्री बोलता है, और उसको अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो 2% का कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो जाएगा। ओके, तो लेकिन उसने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पेमेंट कर दी है, तो यानी कि हमको उसको क्या करना पड़ा, डिस्काउंट देना पड़ा। एक चीज समझिए, डिस्काउंट के साथ क्या सीन होता है सर, डिस्काउंट के साथ क्या सीन होता है,
दो ट्रांजैक्शन होती है सर, या तो आप चीजों को परचेज करोगे सर, या तो चीजों को सेल करोगे। देखो जब हम परचेज करते हैं उस केस में अगर हमको डिस्काउंट मिलता है ना तो हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से गेन होता है। अगर आपने कोई सामान परचेज किया और परचेज के टाइम पे जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको फायदा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब आप सामान बेच रहे हो यार, बेचते टाइम आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो आपको तो लॉस हुआ है ना, आपको तो लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम कह सकते हैं सेल्स के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउड आएगा और परचेज के साथ हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया है तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सर जितना पैसा है उतना कैश में डाल देंगे, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और जब कैश इंक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट करते हैं। उसके बाद फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सर जो अब एसेट, देखो अब इसको हम क्रेडिट करेंगे, इसकी क्रेडिट करने का रीजन क्या है सर, कहने के तो ये हमारा एसेट है। अब इसने अगर हमको पेमेंट कर दी है तो अभी दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, इस तरह से डेटा हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो जब डेटा हमारे रिड्यूस होते हैं तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसकी अमाउंट देखो कैसे पोस्ट करेंगे सर, टोटल अमाउंट उसको कितना देना था 47500, ये हो जाएगा आपका। अब कैश डिस्काउंट निकालते हैं इसका, तो 2% है ना, ओके ओके 0.02%, तो ये गया तो 5 5 10 का 0 लगा 1 7 14 5 लगा 1 4 950, तो ये हो जाएगा आपका 950 यहाँ पर आ जाएगा। ओके 950 का कैश डिस्काउंट हो गया। अब तो 0 या हो गया 5 14 में से 9 गए बचे 5 और 6 and 4, तो ये हो जाएगा आपका 46 5 ओके। तो ये हो गया हमारा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूछा था ये हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका 950 एंड कैश रिसीव्ड कितना हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ओके। अच्छा इस क्वेश्चन को हम होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको जो क्या करेंगे जब हम नेक्स्ट पार्ट ले जाएंगे इस वीडियो को हम तब करेंगे, ठीक है। आगे थ्योरी देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि थ्योरी करने में बहुत टाइम हो जा रहा है, हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने हैं। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या कर सकते हैं आप इसको ट्राई कर सकते हैं। If the accounting information is not clearly presented, which qualitatively देखो, if the accounting information is not clearly presented, देखो अगर आपकी accounting information clearly present नहीं है तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि understandability, हम कह सकते हैं understandability, ये एक प्रिंसिपल होता है जो बताता है कि भाई जो भी चीजें होती है ना वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है आपका, और इंफॉर्मेशन इज वाइड। हां ओके, सुना नहीं, यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी का जो प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यहां पर वायलेट हो गया है आपका। ओके कि ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि जो भी चीजें आप मेंशन करते हो वो क्लियरली क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स है सबको वो पूरी तरह से समझ में भी आ जाए। ओके एक तो ये होता है आपका, और सेकंड इसके क्या बोलते हैं, आल्सो एक्सप्लेन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा इसके दो अदर उसकी बात करते हैं। तो ये बोलता है आपका, एक होता है आपका रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी डेटा आप बता रहे हो ना वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, फ्रॉम बायसनेस, और यानी कि आप उस पे क्या कर सको, उसके ऊपर आप रिलाई कर सको, यानी कि डेटा क्या होना चाहिए आपका वो सही होना चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है आपका, दूसरा हम बोल सकते हैं आपको कंपैरेटिबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैरेटिबिलिटी आपका डेटा इस तरह से हो कि आप उसको कंपैरेबिलिटी, अब उसको इजीली कंपेयर कर सको अपने पास डेटा के साथ में, और फिर रिलेवेंसी भी कह सकते हैं, कोई रिलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ रिकॉर्ड करने बैठ गए उसके अंदर में, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं आपके, कौन से सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया आपका, कंपैरेटिबिलिटी हो गया आपका, उसके बाद फिर रिलेवेंसी हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके अकाउंटिंग के, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं आपके। ओके ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए ओके 11th क्लास का थ्योरी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्यू द मेजर लॉस इन द करंट ईयर। चलिए थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बाद में इसको मार्क कर लेते हैं, इसको भी बाद में कर लेंगे। अभी हमको जो बड़े क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं थोड़े से, और क्योंकि वीडियो जो काफी लंबी हो जा रही है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें इनको हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके तो ये हमने बना लिया है, ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है। ओके अच्छा एक 12th क्वेश्चन था, उसका पार्ट वहां पे लिखा हुआ है। ये क्या कहता है सर, कोई भी एग्जांपल देना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सर कोई ऐसी चीज कि जिसमें आपकी लायबिलिटी कम भी हो रही है और एक लायबिलिटी बढ़ भी रही है, तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा है ना, तो बिल्स पेबल्स क्या होते हैं आपका, इसको हम कह सकते हैं तो इसकी इसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज भी करेगी और लायबिलिटी डिक्रीज भी करेगी। ओके, नेक्स्ट बोलता है आपका सर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 70,000। अरे बहुत सही है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, इसका मतलब जनरल में ना ये फायर वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ के जाना चाहिए और करके जाना होगा। जो जनरल के क्वेश्चंस है आपके फायर वाले हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन सभी ने पीछे भी जनरल का क्वेश्चन देखा था, 3 मार्क्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं सर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर पे। देखिए क्या होता है ना, जब कभी भी अपनी गुड्स की बात करेंगे हम, तो 4 केसेस होते हैं, मैं आपको चारों में बताता हूँ कि आपका अल्टीमेटली लिखना क्या होता है उसमें। देखिए चाहे आपने ड्राइंग करी, चाहे आपने ड्राइंग करी है ना, या आपने सैंपल के रूप में दे दिया, गुड्स को आपने सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर आपके लॉस हो गए, ठीक है लॉस हो गए आपके, या फिर आपने उसको डोनेशन के रूप में दे दिए, ठीक है, या फिर उसका यूज आपने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में कर लिया है, स्टॉक का यूज कर लिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। सर इन सभी केसेस में इस तरह की ना जनरलिटी मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया, इन सभी की जनरलिटी में ना एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होता है सर परचेसेस। इन सभी केसेस में आपके परचेसेस क्या होते हैं, आपके वो परचेसेस आपके डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है, इसको समझिए, परचेसेस सभी केस में आपके डिक्लाइन होते हैं। यहाँ पर आपका लॉस ऑफ स्टॉक है आपका, देखिए तो इसकी आईडी क्या बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है, परचेसेस अकाउंट सिंपल है। ये क्या कहता है आपका कि आपके जो स्टॉक्स है ना वो 70,000 के लॉस हो गए, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 70,000 के लॉस हो गए हमारे पास। हमने कहा इन चारों केसेस में परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट करते हो, क्योंकि परचेज अल्टीमेटली आपके कम हो जाए। जब परचेज आपके कम होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट साइड आता है। परचेज इंक्रीज होते हैं डेबिट में आता है, परचेज कम होते हैं तो क्रेडिट में आता है। उसके लिए कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड द क्लेम फॉर 40% अमाउंट, यानी कि आपने इंश्योरेंस क्लेम किया होगा। तो इसमें हम नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं, नेक्स्ट एंट्री बताइए, देखिए क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। ये क्यों सी होगी सर, ये इंश्योरेंस क्लेम करने की एंट्री थी, 70,000 का आपने क्या कर दिया, क्लेम कर लिया, और कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट भी कर दिया, और उसने क्लेम कितना पे किया, मात्र 40% क्लेम पे किया है। तो जो कह सकते हैं जो क्लेम आपको मिल रहा है सर उसको तो बैंक में डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो पैसा मिला वो बैंक में डाल दिया। उसके अलावा जो पैसा नहीं मिला सर 60% पैसा नहीं मिला है, तो उसको कहाँ कर दो, पीएल में डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो आपका लॉस हो गया। बाकी टू इंश्योरेंस कंपनी ये हो जाएगा आपका। तो इसका अमाउंट कैसे कैसे पुट करेंगे सर, 70,000 तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी में, और डेबिट लिख देते हैं यहाँ पर। सर कितना 40% पे किया ना, तो 70 का 40 7 चौका 28,000 कंपनी ने पे कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा, एंड देन बचा कितना 42,000 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है सर, व्हाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम्स फॉर लायबिलिटी एंड कैपिटल। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। हम कह सकते हैं बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट की वजह से इन दोनों के जो रूल्स होते हैं ना वो आपके सेम होते हैं, कि हम मानते हैं कि जो बिजनेस की जो ऑनरशिप होती है ना, बिजनेस की बिजनेस जो होता है वो उसके ऑनर से टोटली अलग होता है। बिजनेस की अपने खुद की कैपिटल और खुद की लायबिलिटीज होती है, तो इस वजह से क्या कह सकते हैं दोनों के रूल्स क्या होते हैं आपके, वो एक जैसे ही होते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो कितने ये क्वेश्चन ना बहुत बार आते हैं भाई, ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है आपका कि आपको इसमें पहचानना पड़ता है कि कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल लगेंगे आपके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको मैं एक फ्रेश पेज पे ले लेता हूँ, फ्रेश पेज पे लेके इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं मॉडर्न प्रिंसिपल, मॉडर्न, और यहाँ कर लेते हैं ट्रेडिशनल। सबसे पहले लिखा हुआ है पेटेंट, है ना, पेटेंट क्या है हमारा, पेटेंट ये है ना, पहले कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ पेटेंट ये है, ठीक है। पेटेंट्स सर, पेटेंट्स आपके मॉडर्न टाइम में आपके एसेट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट कहते हैं बेसिकली इनको, लेकिन जब आप रियल कंसेप्ट की बात करोगे तो ट्रेडिशनल की बात करोगे तो ये आपके रियल अकाउंट को फॉलो करता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये क्या होता है आपका? सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या हो गया आपका? सर मॉडर्न कंसेप्ट में आपकी लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि आपने बैंक से जितनी आपकी लिमिट थी उससे ज्यादा पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है। लेकिन ट्रेडिशनल में ये क्या होता है आपका? ये पर्सनल अकाउंट को बेसिकली शो करता था, क्योंकि ये शो करता है कि आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया है। नेक्स्ट होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो खर्चा होता ही है सर, ऑब्वियस है खर्चा आपको करना ही होता है, बट आपने खर्चा एडवांस में कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये भी आपका एसेट होता है। बट अगर सिंपल इंश्योरेंस होता तो वो नॉमिनल में जाता, बट यहाँ पर प्रीपेड जुड़ा हुआ है तो इसलिए भी इसको क्या कहेंगे हम? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ये भी क्या होता है आपका? पर्सनल, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन चुका है आपका। नेक्स्ट आपका परचेजेस, फ्रेट एंड प्रीमाइसेस, परचेजेस, परचेजेस, फ्रेट और लास्ट में क्या है आपका? प्रीमाइसेस। देखिए सब परचेजेस हमारे मॉडर्न टाइम पे एक्सपेंस होते हैं और ट्रेडिशनल में ये नॉमिनल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, नॉमिनल। नॉमिनल। उसके बाद सर फ्रेट क्या होता है? सर ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि फ्रेट क्या होता है? जो भी भाड़ा जो होता है सामान को लाने ले जाने में, और ये भी बेसिकली क्या होता है सर? ये भी आपके नॉमिनल में जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम्स होता है, जितने भी खर्चे होते हैं आपके, गेन्स होते हैं, इनकम्स होती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? आपके नॉमिनल में ही आते हैं। सर प्रीमाइसेस क्या होता है? सर प्रीमाइसेस आर एसेट, हमारा ये एसेट होता है। बिजनेस प्रीमाइसेस जहां पर बिजनेस हो रहा है ना आपका, वो बिजनेस एसेट कहलाता है आपका बेसिकली। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रियल, क्योंकि वो एसेट होता है आपका इस वजह से। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके ओके, ये भी हो गया हमारा, तो छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। अच्छा सिंपल सी बात है, लॉस एंड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? सर लॉस क्या होता है आपका? देखिए जो जो चीजें मैं मार्क कर दे रहा हूँ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी क्या देखते हैं हम? सर लॉस एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? सर लॉस एंड एक्सपेंसेस, लॉस क्या होते हैं आपके? सर जो भी आपने रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा कर दिया तो वो जो डिफरेंस होता है आपका वो लॉस कहलाता है ना। लॉस का अगर मैं बोलूं तो लॉस क्या होता है बेसिकली? लॉस इज अ एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। सर रेवेन्यू के कंपैरिजन में आपने जितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया ना वही आपका लॉस होता है। और जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं, सर एक्सपेंस क्या होता है आपका? सर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आपने खर्चे किए वो आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट के बीच में टू एग्जांपल्स। सर नॉन करंट एसेट, देखिए नॉन करंट एसेट का एग्जांपल हो जाएगा मशीन्स, बिल्डिंग, मिल्स, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, आपकी गुडविल हो गई आपकी, यानी कि जो लंबे समय के लिए होते हैं। करंट एसेट क्या हो जाएंगे आपके? सर डेटर होते हैं, कैश होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बिल रिसीवेबल्स होते हैं आपके, जो कि एक साल से कम समय के लिए होते हैं, वो आपका एग्जांपल हो जाएगा करंट एसेट का हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमने कर लिया है। ओके, ये सबको बाद में करेंगे, इसको छोड़ो अभी इन सबको, क्योंकि अभी क्या करना है। ओके सर, इनवॉइस एंड पे स्लिप क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। इनवॉइस क्या होता है आपका? जब आप क्रेडिट पे कोई सामान बेचते हो तो उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको हम इनवॉइस कहते हैं। किसके होता है आपका? क्रेडिट पे होता है सर। इसमें सारा सेलर के नाम वगैरह जो है ना वो मेंशन होता है, उसके अलावा क्या सामान लेगा वो सब मेंशन होता है। पे स्लिप का क्या होता है? जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं ना तो बैंक हमको जो भी स्लिप देती है, जो भी फॉर्म देता है वो उसको पे स्लिप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है आपका। देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। 1,12,000 एंड 3,000 अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो कि ओके, 1/3 गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इसमें क्या करेंगे सर? इसमें हम गुड्स को कम कर देंगे। 1/3 गुड्स कितने? 12,000 है, 4,000 कम कर देंगे और उसको बेचा कितने का है? 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 4,000 के सामान को कितने का बेचा हमने? 4,000 के सामान को सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसको प्रॉफिट पे बेचा है तो हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका? इसका प्रॉफिट हो जाएगा इसका हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम, या फिर मैं आपको होमवर्क दे दूं। अकाउंटिंग इक्वेशन है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इससे तो क्या ही कर सकते हैं, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए इसको प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन को करना। अगर ये नहीं होता है तो मुझे बताना है, इसको मैं क्या करूंगा कमेंट में इसका सॉल्यूशन जो है वो डाल दूंगा। वैसे कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में, वैसे आसान ही क्वेश्चन है आपका। ओके सर, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखिए तो अब इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस, जिससे कि आप कर पाओगे। सर इसके लिए ट्रायल बैलेंस को करने के लिए एक मैंने एक ये है क्लियर, अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बहुत ही आराम से बन जाएगा। देखिए सर ये जो है ना एक्सपेंस और एसेट, एक्सपेंस और एसेट इनको आप कर लीजिए डेबिट।
इनको आप कर दो डेबिट। उसके अलावा ये रेवेन्यू हो गया, ये कैपिटल हो गया और ये लायबिलिटी हो गई, इनको क्रेडिट। बस हो गया आपका ट्रायल बैलेंस तैयार। देखिए सर स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स है आपका, ठीक है, एसेट है आपकी, ओके, तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा, कैश डेबिट साइड जाएगा, कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड जाएगी, सब परचेजेस आपके एक्सपेंस है डेबिट साइड जाएगी, सेल्स आपकी रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड जाएगा, रेंट आपका एक्सपेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है आपका तो डेबिट साइड जाएगा, सेल्स आपने बेचा था और आपको मिल गया है यानी कि आपको नुकसान हो गया है तो ये डेबिट साइड जाएगा, प्लांट मशीनरी एसेट डेबिट साइड जाएगा, डेटर आपके एसेट साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा, कमीशन रिसीव्ड तो ये आपकी इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी। देखिए बस हो जाएगा क्वेश्चन, इतना पुट करने के बाद आपका ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा। ओके सो अभी क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। ओके अच्छा जनरल पास करनी है, ये भी हम देख लेते हैं। सर वुड यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, आपने क्या कर दिया सर, ऑफिस फर्नीचर को बनाने के लिए आप देखो मैंने एग्जांपल दिया था, परचेजेस लिखा था नहीं पर मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल दिया ना, देखो मैंने कहा आपका सर अगर आपने क्या बोलते हैं वुड यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, आपने ऑफिस फर्नीचर यूज करने के लिए आपने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर टू परचेजेस, ये इसकी एंट्री हो जाएगी, बहुत ही सिंपल एंट्री है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्या है आपका, ओके नेक्स्ट कहाँ है भाई, ओल्ड मशीन आपने क्या कर दी, जिसकी 80,000 की थी, एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन ऑफ इतने का। देखिए इसमें क्या हो रहा है सर, नई मशीन आ रही है और पुरानी मशीन जा रही है, तो मशीन आती है तो मशीन आती है यानी रियल अकाउंट है, एसेट इंक्रीज होती है, या फिर जब आती है मशीन तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ कर दो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसको आप न्यू मशीनरी भी लिख सकते थे। टू सर ओल्ड मशीनरी अकाउंट, ओल्ड मशीनरी, उसके बाद सर कितने की देते थे, 2,40,000 की आपने नई मशीन परचेज करी है, बिल्कुल सर 240 की नई मशीन हो गई, और जो पुरानी मशीन हो गई वो आपकी 80 की हो गई। उसके बाद सर बाकी का क्या किया आपने, बाकी आपने मशीन टूल्स का जो सप्लाई था ना उसको कर लिया, तो यहाँ पर मशीन टूल आ जाएगा क्योंकि वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, और क्रेडिटर मशीन टूल्स, तो क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, 160 के यहाँ हो जाएगा, तो ये भी आपका हो गया। सर पेड लैंडलॉर्ड कितने, 1,500 रुपए फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द प्रीमिसेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ठीक है। तो इसके एंट्री हो जाएगी सर, रेंट भी है इसमें, देखो दो टर्म आ रही है, रेंट भी आ रहा है इसके अंदर में, और सर ड्राइंग्स भी है आपका, ओके। उसके बाद फिर टू कैश, सिंपल 1,000 रेंट हो गया, 500 रुपये आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें 1/3 1/3 बोला है आपका, तो 1/3 ये होता है, और फिर 1,500 रुपये आप कैश हो गया जो आपकी जेब से गए हैं। नेक्स्ट देखिए, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, अभी हमने बात करी थी, सिंपल ही बताया था सर, तो इसकी क्या हो जाएगी आपका सर, जितने का है उसका लिखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, सिंपल 5,000 की एंट्री हो जाएगी आपकी। ओके नेक्स्ट क्या है आपका, राम बिकम इंसॉल्वेंट, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको ध्यान से समझना। राम क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गए, द फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा, जब हम पैसे की बात करते हैं इसका मतलब परसेंटेज ही होता है बेसिकली, इन रुपी रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल्स ही ऑन 25,000 रुपए, तो देखिए सर जितना पैसा मिल गया उसको कैश में डाल दो, कैश स्लैश बैंक, ओके, अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला वो आपके बैड डेब्ट हो गए, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, टू सर टू राम, कितना पैसा मिला था राम से सर, 25,000 रुपए मिलना था, ओके 25,000 यहाँ लगा दिया हमने, उसका कितना मिल गया, उसका मिल गया आपको 75%, यानी कि हम 25% आपको नहीं मिला, 625, तो 625 आपको नहीं मिला, 625 आपको यानी कि 6,250 नहीं मिला, बाकी आपको मिल गया, तो बाकी लिख देते कितना, 17,750 के आसपास, 750 ठीक कितना हो जाएगा, तो 0 0 10 6 8 होना चाहिए ना ये, तो
अच्छा 14 और ये 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो में भी 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, तो इसको क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस ये और बाकी के क्वेश्चंस कुछ जो पीछे बचे हुए थे आपको, इन सभी को क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। जल्दी से कोशिश करूंगा आपका कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका आज या कल में जो है वो दोबारा से अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस कम से कम मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, उसके बाद एक समराइज फॉर्म में मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक पेपर लेके आऊंगा जिसमें जो भी 10 साल के हमने क्वेश्चन किए थे ना, तो उसका एक समराइज फॉर्म में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी एक वीडियो ले आके आपके सारा क्या हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।